मणिपुर जैसा हाल बनाने की चेष्टा हो रही है उत्तराखंड की। मणिपुर में भी आरएसएस के लोगों ने जाके सारा दंगा कराया, वहाँ के कोई आम मेतई लोगों ने थोड़ी झगड़ा किया, इन्हीं के कार्डर्स ने जाके सारी वहाँ पे हरकतें की हैं, सारा प्लान किया है। और इन्हीं की जो सरकार है, खुद सरकार के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सारी घटनाओं में। बच नहीं पाओगे, आतंकवाद के केस लगेंगे, उसमें ज़मानत नहीं होती है। मत करो आतंकवादी घटनाएं, मत चाइना और पाकिस्तान का साथ दो। आप लोगों को बचाने ये नहीं आएंगे, ये कहेंगे इन्होंने अपने आप कर दिया। जैसे वो अपने लोगों को कह देते ना, ये इनका इंडिविजुअल बयान था, आरएसएस के लोग फ़ौरन कह देते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी आपसे करा लेंगे। हर एक किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट नहीं मिल रही साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की तरह। ध्यान रखना मेरी बात को, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। देश के लिए काम करो, देश को मजबूत करने के लिए काम करो। उत्तराखंड उत्तरकाशी को लेकर के डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आई, जहां हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगा करके 15 जून का अल्टीमेटम दिया कि मुसलमान अगर यहां से नहीं गए तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तमाम तरीके से मुसलमानों की दुकानों पर हमले होते रहे, घरों पर हमले होते रहे। प्रशासन तमाशबीन बन करके तमाशा देखता रहा और फिर अचानक से ऐलान होता है कि 18 जून को मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाएगी। और इस बीच तमाम पंचायतें जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में धारा 144 लागू की गई है। और इसी बीच जब धारा 144 लागू है तो तस्वीर सामने आती है कि आज के दिन भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों की दुकानों पर हमले किए गए हैं। किस तरीके से कानूनी एक्सपर्ट इसे देखते हैं और किस तरीके से तमाम धाराएं हिंदूवादी संगठनों के ऊपर दर्ज की जानी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, जो उत्तरकाशी की तस्वीर सामने आई, पलायन की तस्वीर सामने आती है और पलायन की तस्वीर को ये बताने की कोशिश की जाती है वो तो वहां परमानेंट रहते ही नहीं थे, उन्हें तो अब वहां से वापस आ जाना चाहिए अगर डर लगता है। कौन बता रहा है ये? क्या मुस्लिम समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग आरएसएस और ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादियों से डरते हैं? क्या उनका साथ देने वाले जो पुलिस के क्रिमिनल अधिकारी हैं उनसे डरते हैं? नहीं। मुस्लिम समाज हो या शेड्यूल कास्ट समाज हो या शेड्यूल ट्राइब समाज हो या दूसरे पिछड़े वर्ग हो, वो कंफ्यूज या बैकफुट पे क्यों जाते हैं? जब उनके अपने लीडर, जो उनके अपने लीडरों की शक्ल में आके जो आरएसएस के दलाल हैं वो उन्हें कंफ्यूज करते हैं। अभी जैसे एक अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, उन्होंने क्या बोला कि वहाँ क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं, तो वहाँ हालात ठीक नहीं है तो आप वापस आ जाओ अपने अपने पहली जगहों पे। तो अरशद मदनी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये देवबंद में हालात ठीक नहीं है, एटीएस का वहाँ पे दफ्तर बन गया है, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप वहाँ से छोड़ के पलायन कर जाओ किसी और जगह पे जहाँ भी आप रहते हो। फिर वहाँ पे कोई अच्छा दारुल उलूम देवबंद का ईमानदार शरीफ जो आरएसएस का दलाल नहीं है वो वहाँ का इंचार्ज बन जाएगा, तो दारुल उलूम भी ठीक हो जाएगा और आप भी अपनी सलाह के मुताबिक सेफ हो जाओगे। ये बुज़दिली का रास्ता ये बाबरी मस्जिद के टाइम पे इन्होंने दिखाया था और बाबरी मस्जिद शहीद कराई इस तरीके से। अब वही बुज़दिली का रास्ता अब दिखा रहे हैं। इस केस में तो मेरी पर्सनल जानकारी जो है मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड के लोगों ने मुझे अप्रोच किया था और मैं आपको टेलीफोन नंबर भी दूंगा उनके, उनसे आप रब्ता करना और पूछना इस बात को। उन्होंने ये कहा था कि ये सब जो लोग हैं ये हमें हर जगह फंसवा देते हैं, हमारे साथ आके बात करते हैं और हर चीज़ में जो ये जमीयतें हैं वो आके हर चीज़ को ख़राब करती हैं। राजा साहब आप आगे आओ, हम ये चाहते हैं कि आपकी क़यादत में ये लड़ाई उत्तराखंड की लड़ी जाए, क्योंकि अब इंतहा हो गई, हम संविधान और कानून के दायरे में रह के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये लोग तो आरएसएस से मिले हुए हैं, ये अब साफ साबित हो गई है बात। मैं आपको नंबर दूंगा उनके। उसके बाद जब इन्हें ये पता लगी होगी बात, और एक ये भी तय हुई थी कि हम सभी वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनका एक जॉइंट मीटिंग बुलाएंगे। उसमें मेरा जाना तय हुआ था 18-19 को, ये जो गई है महापंचायत में नहीं, उसके मैं कोई ऐसी महापंचायत बना के
काम नहीं करता हूँ, मैं संवैधानिक कानूनी तरीके से प्लान करके काम करता हूँ। तो वो प्लान बनाने के लिए मुझे बुलाया गया था, तब तक ये लोग गए नहीं थे। अब जब आईबी वालों ने या इनके आरएसएस के एजेंटों ने इन्हें बताया होगा तो ये भाग के वहाँ पे गए, डेलीगेशन गया, चीफ मिनिस्टर से मिल के आया बंद कमरे में। बंद कमरे में का मिलने का मतलब क्या होता है, किसी भी डेलीगेशन का चोरी करना। तो वो यहाँ आरएसएस से अपने हेडक्वार्टर से कहलवा के गए होंगे कि हम जाके पूरी मुस्लिम समाज को डरपोक बनाएंगे, उसके एवज में हमें थोड़े बहुत जो पैसे दे दो वो दे दो। ये मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यही हुआ होगा कमोबेश। अब उसके बाद जब मैं बाहर था, अभी मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, तो वहाँ भी वक्फ की एक बहुत बड़ी मुहिम जारी है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, मिशन सेव वक्फ तेलंगाना। तो जब मैंने फ़ोन करके खुद आगे से पूछा तो क्या आपने प्रोग्राम बनाया, तो उन्होंने बताया कि वो मुफ्ती साहब जो सबको कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो हज पे चले गए, हज पे से वापस आके वो अब मुझे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। तो जब मुझे इससे साफ जाहिर हो, मैंने कहा कि दूसरे लोग तो कर सकते हैं, तो फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपको वापस फ़ोन करेंगे। तो इसका मुझे साफ नज़र आता है कि अब जाके उन लोगों को, इन्हीं लोगों ने, दलालों ने डराया होगा या समझाया होगा कि पराचा साहब को दूर रखो इससे। और उसके बाद जो हालात हैं आपके सामने हैं, 19 का भी प्रोटेस्ट पोस्टपोन हो गया, उनका मुंह दिखाई का प्रोटेस्ट, उनको तो करना कौन सा प्रोटेस्ट है, वो तो रोज़ क्राइम और अपराध और आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर और उनकी राजनीतिक जो नेतृत्व है उसके इशारे पर कर रहे हैं। मणिपुर जैसा हाल बनाने की चेष्टा हो रही है उत्तराखंड की, ये बात समझ लेनी चाहिए लोगों को। मणिपुर में भी आरएसएस के लोगों ने जाके सारा दंगा कराया, वहाँ के कोई आम मेतई लोगों ने थोड़ी झगड़ा किया, इन्हीं के कार्डर्स ने जाके सारी वहाँ पे हरकतें की हैं, सारा प्लान किया। और इन्हीं की जो सरकार है, खुद सरकार के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन सारी घटनाओं में। क्यों गवर्नर की क़यादत में सारी चीज़ें हो रही हैं, खुद एक्सेप्ट कर रही है ना, अमित शाह साहब खुद ये एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए कि हम जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको सारा जो पूरे देश की जो उस प्रदेश की जनता है उन पे विश्वास नहीं करती, इसीलिए हम यहाँ से ऑफिसर्स भेज रहे हैं और गवर्नर को हेड बना रहे हैं, खुद तस्लीम कर रहे हैं ना अमित शाह साहब। तो ये हालात हैं। उत्तराखंड में भी आरएसएस का प्लान है वहाँ पे, उसको वो भी चाइना के नज़दीक है, मणिपुर भी बर्मा और चाइना के नज़दीक है। ये लोग चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिला के आरएसएस के लोग देश के बॉर्डर लाइन एरियाज जितने भी हैं उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी साजिश है, उसमें ये दलाल अरशद मदनी, महमूद मदनी जैसे जो दूसरे दलाल हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। ये लोग आतंकवादी हैं सब, और पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। क्योंकि सर यहाँ अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो पलायन की तस्वीर तो सामने आई, धारा 144 लागू है, सेना तैनात की जा चुकी है, पर आज भी तस्वीर सामने आ जाती है कि मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमले हो जाते हैं हिंदूवादी संगठन की। तो ये क्या साफ तौर पर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? जब धारा 144 लागू है उसके बाद ये तस्वीर सामने आने का क्या मतलब है? मणिपुर का एग्जाम्पल देखो ना, वहाँ तो कितनी बड़ी सेंट्रल फोर्सेस तब हैं, तब भी हमले हो रहे हैं, तो आरएसएस करा रही है ना, क्योंकि आरएसएस इन्वॉल्व है इसमें। इससे कम जो भी बात करता है वो या तो नासमझ है या वो आरएसएस का एजेंट है। तो ये बात समझनी चाहिए हम सबको। तो वो लोग तो करवा ही रहे हैं। दिल्ली दंगों में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, पुलिस का क्या रोल था, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो इन आरएसएस के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं उनका क्या रोल था, दिल्ली में क्या देखा आपने? क्या अब जजमेंट्स आ रही हैं रोज़, पुलिस के रोल की आ रही है ना। तो इसमें कौन सी नई बात हो रही है? अब जब 10 साल बाद इसकी भी रिपोर्टें आएंगी तो हाँ नज़र आएगा कि आरएसएस की अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी, आरएसएस के लोग गए वहाँ, उन्होंने ये किया और उन्होंने सब ये झगड़ा कराया, चाइना को फ़ायदा पहुँचाया। अब उत्तराखंड चाइना से लगा हुआ प्रदेश, वहाँ पर ये क्या अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं। चाइना 2000 किलोमीटर तो कश्मीर में खा चुका है जगह, वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी खा ले। ये साजिश है, इसको समझना चाहिए आरएसएस के लोगों को। लेकिन और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वालों को, जैसे वो कह रहे हैं ना, मैं भी वार्निंग दे रहा हूँ। मेरा इतिहास रहा है, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। आप लोग जो कार्डर्स के लोग हो ना, समझ जाओ, ये आतंकवादी घटनाएं बंद कर दो। ये जो लीडर्स हैं ना आपको, आप जो भड़का रहे हैं आपको और ये कह रहे हैं कि हम आपको बचा लेंगे कानून से, संविधान से, बच नहीं पाओगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बच नहीं पाओगे। आतंकवाद के केस लगेंगे, उसमें ज़मानत नहीं होती है। मत करो आतंकवादी घटनाएं, मत चाइना और पाकिस्तान का साथ दो। आप लोगों को बचाने ये नहीं आएंगे, ये कहेंगे इन्होंने अपने आप कर दिया। जैसे वो अपने लोगों को कह देते ना, ये इनका इंडिविजुअल बयान था, आरएसएस के लोग फ़ौरन कह देते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है,
अभी आपसे करा लेंगे। हर एक किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट नहीं मिल रही साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की तरह। ध्यान रखना मेरी बात को, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। देश के लिए काम करो, देश को मजबूत करने के लिए काम करो।